नमस्कार सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का जेएसएससी एडुकेशन पर, जहां हम सीएनटी एक्ट 1908 पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है। 3 चैप्टर बचे हैं, 17, 18 और 19। आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दे पाया 17, 18, 19 के कारण। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं और मेरे एक बहुत ही प्रिय भाई थे, उनका भी देहांत हो गया। तो इसके बाद से बिल्कुल मन ही नहीं करता था कि इन चीज़ों पे आऊँ, वीडियो बनाऊँ। लेकिन आप लोगों का लगातार जो समर्थन मिला, आप लोगों का जो लगातार डिमांड आया, उसके चलते थोड़ी प्रेरणा मिली, नहीं तो फिर कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। अब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 17। आप सब भी पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और जब भी एग्ज़ाम हो उसके लिए एकदम फुल प्रिपेयर होके आप लोग तैयारी में रहिए कि जिस दिन भी एग्ज़ाम हो जाएगा उसी दिन हम लोग टूट पड़ेंगे और एग्ज़ाम को एक बार में क्रैक कर लेंगे। कोई भी एग्ज़ाम जो अभी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो एक दिन में तो आप कर नहीं पाएंगे, उसके लिए एक सतत प्रक्रिया होती है। आप उस प्रक्रिया में लगे रहें, मोटिवेशन बनाए रखें, क्योंकि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल तो होगा ही। एग्ज़ाम नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि उस समय तैयारी करेंगे और पता चले उस समय तैयारी ही नहीं कर पाए। तो इस चीज़ से बचना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो चैप्टर नंबर 17 अब हम लोग देखने वाले हैं और आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे। इसमें बात करता है लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस यानी परिसीमा। मान के चलिए कि ये एक बाउंड्री है। आप यहाँ पे खड़े हैं, तो ये आपकी जो सीमा है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, इसी को परिसीमा कहा जाता है। तो अब हम ये समझेंगे कि चैप्टर नंबर 17 में जो दिया गया है उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसमें सेक्शंस 230 से लेकर 238 तक है। ध्यान रखेंगे, चैप्टर नंबर 17 में 8 धाराएं हैं। चैप्टर नंबर 17 इसमें 230 से लेकर 238 तक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे धारा नंबर 230। सबसे पहला है, यहीं से शुरू करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोविजंस होते हैं, एक एक्ट है जो है इंडियन लिमिटेशन एक्ट, यानी भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908। इसको कैसे लागू किया गया है इस एक्ट में? तो ये बताया गया है कि अगर सीएनटी एक्ट में कोई सूट या एप्लीकेशन फाइल की जाती है, कोई केस किया जाता है, कोई मामला आता है, कोई विवाद आ जाता है, तो अगर वो सीएनटी एक्ट में नहीं सुलझने वाला है या सीएनटी एक्ट की सीमा से बाहर चला जाता है, तो इसमें भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 लगाया जाता है। इंडियन लिमिटेशंस एक्ट 1908 चैप्टर नंबर 17 डील करता है इसी से। जो भी चीज़ें इसमें बात की जाएंगी, जो भी प्रावधान इसमें किए जाएंगे इन 8 एक्ट्स में, वो सिर्फ भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 यानी इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात किया जाएगा। तो 230 से क्या पता चलता है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 लागू किया जाएगा। टू 231 की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो कोई भी जो सूट या एप्लीकेशन है, जो भी आपके विवाद हैं, उसके लिए जो आप अपना जो एप्लीकेशन देने वाले हैं, जो आवेदन करने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत, अगर आप कोई भी डेट मेंशन नहीं किया गया है, अगर आपका जो सेटलमेंट हुआ, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया, उसमें अगर कोई डेट मेंशन नहीं है, तो आपको 1 साल के अंदर इस
लिमिटेशन एक्ट के तहत कोई भी अगर एप्लीकेशन या फिर कोई सूट फाइल करना है तो लिमिटेशन एक्ट 1908 ये कहता है कि आपको 1 साल के अंदर ही कर देना है। अगर किसी सॉल्यूशन में मान के चलिए एक केस हुआ, उसके सॉल्यूशन में बताया गया कि नहीं आपके लिए ये 3 साल तक वैलिड रहेगा, 3 साल तक अगर आपको कोई विवाद है तो इसको आप फाइल कीजिए, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एप्लीकेशन देना है, कोई सूट फाइल करना है तो आपको 1 साल के अंदर कर देना है। ये किस में करना है? इंडियन लिमिटेशन एक्ट में। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 ध्यान रखेंगे, ये CNT एक्ट के अंदर इसमें काम किया जाता है। इसके बाद आता है एक्ट नंबर 233। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे मैं छोड़ता चलूँगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको ही आपको देखना है। ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में बात किया गया था जो सेक्शन नंबर 22 में, और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में जो 41 में बात की गई है। इन दोनों धाराओं को आप याद करेंगे, और अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो आप एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर जो ऑक्यूपेंसी रैयत को हटाने के लिए जो भी केस किया जाता है, इसमें ऑक्यूपेंसी रैयत की बात है, और इसमें नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत की बात है। तो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत एक तरह का क्या होता है? काश्तकार होता है, जिसको किस लिए लैंड राइट्स दिए जाते हैं? वो उसको स्वयं से खेती करने के लिए। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। तो 22 नंबर में जो है ऑक्यूपेंसी रैयत जो है उसको कैसे हटाना है उसके बारे में लिखा गया है, और 41 नंबर में जो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है उसको कैसे हटाना है वो लिखा गया है। तो अगर मिसयूज़ करते हैं ये लोग अपनी पावर का, या फिर आप इनको जो ज़मीन दी गई है अगर उसका मिसयूज़ होता है तो 2 साल के अंदर इंडियन लिमिटेशन एक्ट या फिर धारा नंबर 233 जब लगा देंगे तो 2 साल के अंदर इन लोगों को क्या करना है? इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, इन लोगों का जो राइट्स है वो हटा सकते हैं। इन लोगों को ऑक्यूपेंसी रैयत से हटा दीजिए और इनको या तो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत से हटा दीजिए। तो धारा नंबर 233 क्या कहता है कि अगर कोई सूट फाइल करना है इनको भगाने के लिए, कोई केस दायर करना है इनको भगाने के लिए, तो ये 2 साल तक कर देना है। अगर जिस दिन को मिसयूज़ हुआ, जिस दिन को ये आपको लगा कि नहीं ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, या फिर जो हमने प्रावधान किए थे उस प्रावधान के तहत ये नहीं जा रहे हैं, उससे अलग ही कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर में इनका सूट फाइल हो जाना चाहिए। ये धारा नंबर 233 कहता है। 34, 35, 36 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीधे 237 में चलते हैं। 237 कहता है कि अगर किसी ऑक्यूपेंसी रैयत को ऑक्यूपेंसी रैयत आप समझ रहे हैं, अधिभोगी रैयत, जिसको कि भोग करने का अधिकार है। तो ऑक्यूपेंसी रैयत को अगर किसी अनलॉफुली यानी कि गैर कानूनी तरीके से अगर उसको हटा दिया गया है, अगर गैर कानूनी तरीके से किसी भी तरह से बल का प्रयोग करके या फिर गलत सूट फाइल करके और जो फैसला है वो गलत आ गया और बाद में ये चीज़ पता चलती है, तो उसको उसका जो ज़मीन है, उसकी जो ज़मीन है उसको 3 साल के अंदर ही उसको वापस कर देना है, विदिन 3 ईयर्स। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनेंगे कि अगर आपसे बोला जाएगा कि अगर किसी ऑक्यूपेंसी रैयत को हटा दिया गया है बिना गैर कानूनी तरीके से, तो उसको उसकी ज़मीन को कितने साल के अंदर अंदर वापस करने का प्रावधान किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको 3 साल के अंदर अंदर वापस करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 238 यानी 238। अगर
मान के चलिए कि इस ज़मीन पे या इस घर पे या इस ऑफिस पे, इसको एक ऑफिस मान लेते हैं हम लोग, इस ऑफिस पे या फिर एग्रीकल्चरल लैंड पे, किसी गांव के एग्रीकल्चरल लैंड पे अगर इलीगली कोई कब्जा कर लेता है, ये मान लीजिए मुखिया का ऑफिस है, विलेज का हेडमैन मुखिया हो गया, या इसके बराबर आप जिसको भी मान लीजिए, उस समय जो भी थे, आपके भूंइयार थे, आपके जो भी है, अभी के हिसाब से आप मुखिया समझ लीजिए। तो जो विलेज का हेडमैन था मुखिया, अगर उसके ज़मीन पे या फिर उसके ऑफिस पे कोई इलीगल कब्जा कर लेता है तो 3 साल के अंदर अंदर केस हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि जब अगर कब्जा हो जाएगा तो लोग 3 साल तक वेट करेंगे? नहीं करेंगे। आज कब्जा होगा तो कल लड़ाई शुरू हो जाएगी अभी के डेट में। लेकिन उस समय ये प्रावधान किया गया था कि 3 साल के अंदर अंदर ही आपको केस कर देना है या फिर उसका सूट फाइल कर देना है और उसका फैसला आ जाना चाहिए। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर। टू 230 कहता है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 लागू किया जाएगा, लागू होगा। 231 कहता है कि इस लिमिटेशन एक्ट के तहत जो भी सूट फाइल किए जाने हैं वो 1 ईयर के अंतर्गत कर दिए जाने हैं। 233 कहता है कि किसी को भगाने के लिए, जो कि धारा नंबर 22 और 41 में लिखा गया है, अगर उसको भगाना है, उसको हटाना है अपने कब्जे से, तो उसको 2 ईयर के अंदर जिस दिन वो गलती कर देता है, जिस दिन उसने कुछ गलती की, टैक्स नहीं दिया या फिर ज़मीन का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया, तो उसके 2 साल के अंदर ही उसके ऊपर केस कर देना है। फिर 237 कहता है कि अगर किसी को इलीगली अगर हटा दिया गया है तो उसको ज़मीन 3 साल के अंदर अंदर वापस कर देनी है। 238 जो आखिरी धारा है इसकी, वो ये क्या कहता है कि अगर इलीगल कब्जा है, इलीगल पोजेशन है किसका, एग्रीकल्चरल लैंड का, एग्रीकल्चरल लैंड या फिर विलेज के हेडमैन का ऑफिस, तो उसको क्या करना है कि उस केस को 3 साल तक इसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए, 3 साल तक उसको वापस मिल जाना चाहिए। वीडियोस अब रेगुलर आते रहेंगे, आप अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।